everyone, welcome to your on YouTube channel Economic Hotspot. Don't forget to subscribe the channel and drop comments in the comment box. Students, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। सबसे पहले हम समझेंगे टर्म क्लासिकल। बेसिकली क्लासिकल टर्म जो है क्लासिक से डिराइव करी गई है। क्लासिक का मतलब होता है बेस्ट, आउटस्टैंडिंग। ये टर्म फर्स्ट टाइम केन्स ने यूज करी। केन्स कहते हैं कि वो सारे इकोनॉमिस्ट जो कि उसकी बुक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी की पब्लिकेशन से पहले आए, वो सारे के सारे इकोनॉमिस्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इज अ ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट। इसमें एडम स्मिथ, रिगार्डो, जे.एस. मिल, जे.बी. से, माल्थस, बोमफ्रेक, टॉगट एक्सेट्रा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आते हैं। ये वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने पहली बार जो इकोनॉमिक्स है उसको सिस्टमैटिकली स्टडी किया। इन सभी इकोनॉमिस्ट ने काम तो सेपरेटली किया, बट इनके जो कंक्लूजन्स थे इनके काम के वो सिमिलर थे, इसलिए हम उनको इस ग्रुप के अंदर ले आते हैं। दैट इज नोन एज क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। इन सारे के सारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका जो मेन फोकस था उनका बेसिकली क्या था कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है नॉर्मल फीचर है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का। अब सबसे पहले समझेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो सब लोग जो कि काम करना चाहते हैं एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। प्रिवेलिंग वेज रेट का मतलब जो भी मार्केट में चल रहा है उस वेज रेट के ऊपर जो भी काम करना चाहता है सबको काम मिल जाएगा। दैट मीन्स कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी। मान लीजिए आज लेक्चरशिप के लिए गवर्नमेंट ने 21,600 की सैलरी बेसिक फिक्स करी है, तो इस क्लासिकल्स के अकॉर्डिंगली जो इस वेज रेट के ऊपर काम करने के लिए रेडी है सबको काम मिल जाएगा। अगर कोई काम नहीं करना चाहता तो वो अपनी मर्जी से बेरोजगार है, माने कि वो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड है। इसका मतलब कि क्लासिकल के अकॉर्डिंगली इकोनॉमी के अंदर जो इनवॉलेंटरी है, अनिच्छिक, बिना इच्छा के, वो वाली जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लासिकल्स ने हमारे सामने कुछ अजम्पशंस रखी। दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, जो भी हमने डिस्कस किया कि क्या है, नॉर्मल फीचर है। क्या है? नॉर्मल फीचर है। फिर वो कहते हैं लेजियस फेयर। लेजियस फेयर मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट की कोई भी इंटरवेंशन नहीं है इकोनॉमी के अंदर, राइट? गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करेगी, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। थर्ड है हमारे पास क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब देयर इज जो फॉरेन ट्रेड है उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मनी इज ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कहने का मतलब जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए यूज किया जाएगा, उसका कोई भी प्रिकॉशनरी या स्पेकुलेशन मोटिव नहीं रहेगा। एंड फिफ्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज, इंटरेस्ट एंड प्राइसेस। इकोनॉमी के अंदर अगर कहीं भी कोई भी डिसइक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो वेज, इंटरेस्ट और प्राइसेस इस तरह से ऑटोमेटिकली चेंज होंगे कि इकोनॉमी के अंदर फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट जो सिचुएशन है उसको अटेन किया जा सकेगा। क्लासिकल थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एंड सेल्स लॉ को। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे प्रोडक्शन फंक्शन को। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कौन कौन से साधन जो हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर लगाए हुए हैं। बेसिकली जो आउटपुट है, जो फंक्शन है, दैट इज कैपिटल का, लेबर का, लैंड का एंड टेक्नोलॉजी का। बट जो क्लासिकल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली जो कैपिटल है, लैंड है और टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहता है, और जो आउटपुट है बेसिकली किसका फंक्शन है, एंड दैट इज लेबर का फंक्शन है, राइट? इसके बाद क्लासिकल्स हमें बताते हैं कि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारी जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज होती है, बट नॉट बाय द सेम प्रपोर्शन एज शोन इन द फिगर में हम देखें कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो आउटपुट भी बढ़ रही है, पर सेम प्रपोर्शन के अंदर नहीं बढ़ रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो डिक्लाइन करती रहती है, बिकॉज देयर इज अ ऑपरेशन ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो प्रिवेल होता है, जिसके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आप लेबर की ज्यादा इनपुट लगाते हो वैसे वैसे आउटपुट इंक्रीज होगी, बट नॉट एट द सेम रेट, राइट?
सेकंड है हमारे पास लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई फंक्शंस। हम सब जानते हैं कि कोई भी ऑनर जो लेबर की डिमांड है क्यों करता है, बिकॉज ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि जो लेबर है प्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट करती है और उसके पास पावर ऑफ प्रोडक्टिविटी भी होती है। अब बात यह है कि ऑनर जो है कितनी वेजेस देने के लिए रेडी होगा। तो कोई भी ऑनर जो है लेबर को उतनी वेजेस देने के लिए रेडी होगा जितनी कि वो उसको मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जनरेट करके देगा। मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या है? मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू प्राइसेस। मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी मींस मान लीजिए जो लेबर 10 यूनिट्स पर डे बनाता है और उसकी कीमत कितनी है? 5 रुपये। ठीक है, तो कितनी रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है? 50 रुपीज की जो रेवेन्यू है वो जनरेट करके दे रहा है। अब जो ऑनर है लेबर को 50 रुपीज तक ही पे करेगा, उससे ज्यादा पे नहीं करेगा, क्योंकि जो लेबर की मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है? 50 है। वेजेस इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। हाउ मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कैलकुलेटेड? मार्जिन ऑफ फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू प्राइसेस। अगर हम प्राइस को रेसिप्रोकल में ले जाते हैं, इट बिकम्स अवर रियल वेज रेट, राइट। इसके बाद हमें कहते हैं कि जो लेबर की डिमांड है वो कैसे शो करेंगे? दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। वो हमें क्या बता रहा है कि हाई वेज रेट देन लेस डिमांड ऑफ लेबर, लोअर वेज रेट माने के मोर डिमांड ऑफ लेबर। हमने कितनी डिमांड करनी है? जब उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो मार्केट में इक्विलिब्रियम वेज रेट डिटरमिन्ड है, इक्वल जो रियल वेज रेट डिटरमिन्ड है उसके इक्वल नहीं हो जाती। तो अगर हम यहाँ इस पॉइंट पे अगर रुकते हैं तो इसका मतलब क्या है? हियर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, दिस वन, marginal physical productivity is greater than the wage rate that is determined in the market। तो ऑनर जो है और लेबर को एम्प्लॉय करेगा, और कब तक एम्प्लॉय करेगा? जब तक वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंच जाता। और मान लीजिए अगर हम इस पॉइंट के ऊपर स्टे करते हैं तो इसका मतलब क्या है? नहीं, हम इस पॉइंट के ऊपर स्टे करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर है उसको दिए जाने वाला रियल वेज रेट जो है वो ग्रेटर है किससे? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी से। तो जो ऑनर है काम से इंसानों को निकाल देगा, राइट। तो जो लेबर की डिमांड है इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट। और कौन सा फंक्शन है? इनवर्स फंक्शन है। जैसे जैसे रियल वेज रेट कम होगा डिमांड ऑफ लेबर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई से हमारा मतलब है कि लेबर जो विलिंग है काम करने के लिए प्रिवेलिंग वेज रेट के ऊपर, मतलब गिवन वेज रेट के ऊपर जो लेबर फीलिंग है काम करने के लिए। अब लेबर जब काम करने के लिए आती है तो वो किस बात को चेक करती है कि जितनी उसको रियल वेजेस मिल रही हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या इक्विवेलेंट है किसके? जितनी इसको डिसयूटिलिटी हो रही है अपना लेजर टाइम को सेक्रीफाइस करने के लिए। इस चीज को हम डायग्राम से समझेंगे। इस डायग्राम में देखिए जो ओके है हमारे पास टोटल वर्किंग आवर अवेलेबल है, मतलब इस एक्सिस के ऊपर हम वर्क और लेजर को मेजर कर रहे हैं, इस एक्सिस के ऊपर हम रियल वेजेस को मेजर कर रहे हैं। W/P हमारी बजट लाइन है और IC1 जो 2, 3 है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है। जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉम्बिनेशन है किसका? रियल इनकम का और लेजर का। रियल इनकम और लेजर का कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। मान लीजिए इनिशियली हम ई पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम पे हैं। अगर हम ई पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम पे हैं तो इसका मतलब क्या है कि टोटल आवर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं रियल वेज रेट कम होने की वजह से, देखो रियल वेज रेट कम है तो जो वर्किंग आवर्स हैं जो चूज करती है लेबर सप्लाई करने के लिए वो सिर्फ N के हैं, मतलब O के आवर्स जो कि उसके पास अवेलेबल हैं उसमें से वेज रेट W/P होने की वजह से वो सिर्फ N के आवर्स काम करना पसंद करेगा, बाकी के ON आवर्स जो है लेजर को एंजॉय करेगा। बट अगर रियल वेज रेट बढ़ जाता है, हमारी बजट लाइन भी अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। तो अब इस टाइम जब हमारे पास रियल वेज रेट W/P 1 हो जाता है तो वर्किंग आवर्स बढ़ के हमारे पास कितने हो गए? KN 1 हो गए और लेजर टाइम रिड्यूस हो के कितना हो गया? ON
वन हो गया। अब हमारे पास लीजर टाइम क्या है, ON1, और वर्किंग आवर्स क्या है, हमारे आवर्स वर्किंग है KN1। तो आप देखो जैसे जैसे रियल वेज रेट बढ़ता जाएगा, वर्किंग आवर्स बढ़ते जाएंगे और जो लीजर टाइम है वो रिड्यूस होता जाएगा। जितना ज़्यादा वेज रेट होगा उतनी ज़्यादा जो लेबर है वो काम करने के लिए रेडी होगी। यहीं से हम कॉरेस्पॉन्डेंट ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि रियल वेज रेट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, लेबर अपनी सप्लाई को इंक्रीज करते जा रही है, राइट। एज रियल वेज रेट इंक्रीजेज, वर्किंग आवर जो है इंक्रीज होते हैं, मीन्स कि सप्लाई ऑफ जो लेबर है वो इंक्रीज कर जाती है। बेसिकली सप्लाई ऑफ लेबर इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट। कौन सा फंक्शन है, डायरेक्ट फंक्शन है। As we already discussed, demand for labor, supply of labor, production function. Now we will see on the complete classical model. In the panel A, we will see that demand of labor and supply of labor determine the equilibrium level where full employment of labor is determined here at this much real wage rate, right? तो पैनल ए हमें क्या बताता है कि एक मार्केट के अंदर रियल वेज रेट कितना है और फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना रहेगा। पैनल ए से जब हम पैनल बी की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है ये कितनी आउटपुट जो है इकॉनमी के अंदर प्रोड्यूस कर सकता है। माने कि इतनी जो लेबर है वो YF तक का जो आउटपुट है इकॉनमी के अंदर प्रोड्यूस कर सकती है। पैनल पी से जब हम पैनल सी की तरफ ट्रांसफर होते हैं तो हम जो पैनल सी है वो इसलिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि जो एग्रीगेट आउटपुट हमारे पास पैनल बी में वर्टिकल एक्सिस पे है उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर पैनल सी के अंदर शिफ्ट कर सकें। तो हम 45 डिग्री पे ये बताते हैं कि इकॉनमी के अंदर कितना लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, ताकि पैनल सी से पैनल डी के अंदर हम उस लेवल ऑफ आउटपुट को दिखा सकें कि एग्रीगेट जो सप्लाई है क्लासिकल्स के अकॉर्डिंगली वर्टिकल लाइन है। ये वर्टिकल लाइन क्यों है, क्योंकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हैं, तो किसी भी कंडीशन में हम एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे डिटरमिन होगा, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई को कट करता है। और जो एग्रीगेट डिमांड है वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, मींस M0 से M1 हो जाता है, तो एग्रीगेट डिमांड भी शिफ्ट हो जाएगी। बट जैसे कि हमने अभी कहा कि एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो उसकी वजह से क्या बढ़ जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। So this is all about classical model. We have already discussed the determination of output and employment done by the classical. In the next video, we will discuss self-adjustment mechanism. Right? If you like the video, click on the like button. Thank you very much.